Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. This is our chapter number 4, impairment loss. So we are discussing about the impairment loss of cash generating unit. So now this is of course your seventh subject, financial reporting. अब इसमें टेस्ट अंडरस्टैंडिंग हम पढ़ते हैं S&P. SEBCO runs a unit that suffers a massive drop in income due to the failure of its technology on 1st of January 2018. On 1st of January 2018, First of January 2020 X8, the following carrying amounts were recorded in the books immediately prior to the impairment. ठीक है, ये सारी हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं. ठीक है, इसको अब कैश जनरेटिंग यूनिट ये होता है कि हम इन सारी वैल्यूज को इकट्ठा करके हम कंसिडर कर लेते हैं कि उसको हम इन सारी वैल्यूज को इकट्ठा करते हैं. कैरिंग वैल्यू आ जाती है सारे कैश जनरेटिंग यूनिट की. हम क्योंकि इसमें कैश जनरेटिंग यूनिट में हमारे पास सिमिलर बिजनेस होता है, एक ही बिजनेस होता है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ सेपरेट बिजनेस फ्रॉम अदर बिजनेसेस. इस तरह से हम इसको CGU कैश जनरेटिंग यूनिट कहते हैं. और उसकी जब हम इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करते हैं तो उसके कैरिंग वैल्यू के एसेट्स की कैरिंग वैल्यू लेते हैं और उसके सारे एसेट्स की रिकवरेबल अमाउंट लेते हैं. फिर उसको हम जो है उस पे उसको IS 36 के मुताबिक उसको हम कैलकुलेट करते हैं. अभी क्वेश्चन करते हैं तो आपको बेहतर आइडिया होगा. नेक्स्ट है द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द यूनिट इज एस्टिमेटेड एट 85 मिलियन. अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें, वो कह रहा है, यस, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास द रिकवरेबल अमाउंट. यस, is estimated at 85 million. The technology is worthless following its complete failure. यानी कि टेक्नोलॉजी इज वर्थलेस, यानी कि ये वैल्यू हमारी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बेयर होके सारा खत्म हो गया. ठीक है, तो ये वो कहना चाह रहा है. द अदर नेट एसेट्स इंक्लूड इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स. It is considered that the carrying amount of other net assets is a reasonable representation of their net realizable value. बेसिकली इसे कहने का मतलब ये है कि अदर नेट एसेट्स में हमारे इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स आता है और वो ऑलरेडी नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे है. इसका मतलब ये है कि हमें उसे इम्पेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अपनी NRV नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे आ रहे हैं. नॉर्मली जब भी कैश जनरेटिंग यूनिट होता है उसमें हमारा जो इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स होता है वो हमारा नॉर्मली रिकवरेबल अमाउंट ही शो हो रही होती है. ठीक है, तो इस वजह से उसको हम इम्पेयर नहीं करते. सबसे पहले हमने इस वाले क्वेश्चन में करना ये है कि हमने कैलकुलेट करना है कि हमारे इम्पेयरमेंट की अमाउंट कितनी है. कि अगर हम इन सब की कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करें, यहाँ पे मैं इसको एक सिंपल सा फॉर्मेट बना लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए. यहाँ पे इसको अब सबसे पहले मेरे पास जो है वो आएगा. इनकी सब की कैरिंग वैल्यू में कैलकुलेट कर लेते हैं, इन सबको टोटल करें, यहाँ देखें क्या वैल्यू आती है. सॉरी, 155, थैंक यू. ये आ रही है 155, हमारे पास आ रही है सारे के सारे एसेट्स की, यानी कि गुडविल से लेके यहाँ से ही इन सब की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 155. अब इसमें तो उसने एक चीज तो हमें क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दी है. अब 155 आ गई. अब 155 हमारे पास इनकी कैरिंग वैल्यू आ गई. कैरिंग वैल्यू आ गई हमारे पास 155. इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है हमारे पास? ये आ रही है 85 मिलियन. ठीक है, 85 मिलियन हमारी रिकवरेबल अमाउंट है. अगर हम इन जाहिर है हमारी कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन द रिकवरेबल अमाउंट, तो हम इसका रिपेयरमेंट लॉस निकाल लेते हैं, यानी कि हम इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर देते हैं. तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी? 155 माइनस 85, 70.
यानी कि हमारे पास बेसिकली 70 मिलियन जो है, क्योंकि ये मिलियंस में है यहाँ पे अगर आप देखें, तो 70 मिलियन जो है मेरे पास इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है। अब 70 मिलियन मेरे पास इम्पेयरमेंट लॉस है। अगर हम इसको आगे मजीद आगे लेके चलते हैं, अब 70 मिलियन, अब ये 70 मिलियन इम्पेयरमेंट लॉस सारे कैश जनरेटिंग यूनिट का है। सिंपल इज दैट। अब हमने क्या करना है, एक चीज तो, अब हमने इस इम्पेयरमेंट लॉस को एलोकेट करना है इन सारे जो हमारे पास लिस्ट ऑफ एसेट्स अवेलेबल, इन सबको करना है। अब जी, अच्छा मैं कहता हूँ, 70 मिलियन इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। अब 70 मिलियन इम्पेयरमेंट लॉस है सारे कैश जनरेटिंग यूनिट का। अब IAS 36 कहता है कि इस 70 मिलियन को आपने, जो हमारे पास लिस्ट ऑफ एसेट्स है कैश जनरेटिंग यूनिट में, इनको आपने इनको आपने मतलब इनको आपने इसको एलोकेट करना है, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसे कह लें, इन एसेट्स। अब उसका तरीका, सबसे पहला तरीका ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं उसको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 70 मिलियन में साइड पे लिख दिया, ये मेरे पास आ गया इम्पेयरमेंट लॉस। अब इसमें सबसे पहले टेक्नोलॉजी का उसने खुद ही कहा हुआ है कि वो खत्म हो गई है। यहाँ पे अगर आप देखें, टेक्नोलॉजी आ रही है मेरे पास 5 मिलियन, और उसका उसने ऑलरेडी हमें नोट दिया हुआ है यहाँ पे, इट वाज द फॉलोइंग। हाँ जी, 70 - 5। हाँ, बेसिकली मैं ये कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, ये देखिए ये नोट है, द टेक्नोलॉजी इज वर्थलेस फॉलोइंग इट्स कंप्लीट फेलियर, यानी कि ये इसका कोई यूज नहीं है हमारे पास। तो 70 में से टेक्नोलॉजी हमारे पास माइनस होगा। ठीक है। अब हमारे पास कितना इम्पेयरमेंट रह गया? 65। अब IAS 36, एक तो ये होता है ना कि इम्पेयरमेंट उसने एज इट इज बताया हो कि इसमें से आपने इम्पेयरमेंट करनी है। दूसरा इसका तरीका दूसरा इसका पॉइंट ये है, अब आपने वो इम्पेयरमेंट कर ली जो हमारा एसेट इम्पेयर हुआ था। अब हमने सबसे पहले इसमें से गुडविल की जितनी भी अमाउंट है उस सबको खत्म कर देना है। गुडविल की अमाउंट कितनी है? मिली है? गुडविल की अमाउंट उसने 20 मिलियन लिखी हुई है वो लिस्ट ऑफ एसेट्स में। ये देखें आप, ये गुडविल, हाँ ये 20, ठीक है, ये 20 मिलियन मैं ये कह रहा था। ठीक है, हाँ ठीक है, अब ये आपके पास हो गया। अब गुडविल की हमारे पास कैरिंग वैल्यू आ रही है 20। अब इसको हमने, जो अपना इम्पेयरमेंट लॉस है, जितनी भी गुडविल होगी सारे की सारी हमने गुडविल इम्पेयरमेंट में डाल दी। ठीक है, कितनी हमारी है गुडविल? 20। तो गुडविल को मैंने सारा खत्म कर देना है, तो गुडविल में से इम्पेयरमेंट मेरी माइनस हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 0। ठीक है, इसको मैं आपको, आई थिंक यहाँ पे शो नहीं हो रहा सही तरह, इसको मैं थोड़ा सा, अब थोड़ी सी जरा बेहतर व्यू आ गया मेरे पास। अब गुडविल, अब देखिए मेरे पास लिस्ट ऑफ एसेट्स बना लिया, गुडविल आ गया, उसकी कैरिंग वैल्यू आ गई 20, इम्पेयरमेंट 20 आ गई, -20 हो गया, उसकी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अब वो मेरे पास कोई नहीं आ रहा। IAS 36 हमें ये कहता है कि जब कैश जनरेटिंग यूनिट का इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले आपने देखना है कि कोई एसेट ऐसा तो नहीं जिसकी वैल्यू कंप्लीटली खत्म हो रही है। जिसकी वैल्यू खत्म हो जाए उसको आप इम्पेयर करते हैं। फिर उसके बाद आपने देखना है कि सबसे पहले गुडविल से शुरू करना है, गुडविल की अमाउंट को मैंने 0 कर दिया, गुडविल को मैंने रिमूव कर दिया। अब गुडविल रिमूव होगी तो बाकी मेरी इम्पेयरमेंट की अमाउंट कितनी आ गई? सॉरी, 45। अब यहाँ पे गुडविल की अमाउंट मेरे पास आ गई 45। अब ये सॉरी, ये हमारे पास इम्पेयरमेंट की जो अमाउंट आ गई है, रिमेनिंग इम्पेयरमेंट, ये आ गई है 45। अब ये 45 है,
अब कौन कौन से मेरे एसेट्स रह गए जिनमें जिनको अभी तक मैंने इम्पेयर नहीं किया? एक ब्रांड्स है, एक लैंड है, और एक बिल्डिंग्स है। ये तीन एसेट्स हैं। ठीक है। अब इस 45 को मैंने एलोकेट करना है रिमेनिंग थ्री एसेट्स में, लैंड में, बिल्डिंग में, और हमारे पास ब्रांड्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें, हमारे पास लैंड की वैल्यू क्या आ रही है? कैरिंग वैल्यू लैंड की आ रही है 50। बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू जो आ रही है लैंड की मेरे पास आ रही है 50, बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू आ रही है 30, और ब्रांड की वैल्यू आ रही है 10। इनको अगर मैं टोटल करूँ आती है 90। ठीक है। अब IAS 36 हमें ये कहता है कि जो रिमेनिंग इम्पेयरमेंट की अमाउंट रह गई है 45, इसको मैंने एलोकेट करना है उन रिमेनिंग थ्री एसेट्स में ऑन प्रोरेटा बेसिस। अब प्रोरेटा बेसिस क्या है कि मैं क्या करूंगा, सिंपल 45 है, 45 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जो इन तीनों का टोटल है वो मैं नीचे लिखूंगा। ठीक है। और जिसको मैंने ये एलोकेट करना है उसकी वैल्यू को, उसकी कैरिंग वैल्यू को मैं ऊपर लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं लैंड की इम्पेयरमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो लैंड के ऊपर क्या आएगा? लैंड के ऊपर आएगा यहाँ पे 50। इस तरह हम लिखेंगे 50 डिवाइडेड बाय 90। समझ आइए इस चीज की? अब अगर आप इसको कैलकुलेट करें, देखिए क्या आता है। बिल्कुल ठीक है। ये आ गई 25। ओहो, लाइट चली गई गलत टाइप पे। 25। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास आती है बिल्डिंग। मेरी इम्पेयरमेंट की अमाउंट 45 है, इसको मैंने बिल्डिंग को करना है। बिल्डिंग मेरे पास ऊपर आ रही है 30, उसको मैं डिवाइड करूंगा 90 से। 30/90 मल्टीप्लाई 45। 30/90। बिल्कुल 90। जी क्या वैल्यू आ रही? 15। बिल्कुल ठीक है। 15 हमारे पास बिल्डिंग को मैंने इम्पेयरमेंट देनी है। बाकी मेरे पास आगे ब्रांड्स। अब ब्रांड्स का लूंगा 45 मल्टीप्लाई, ब्रांड की वैल्यू है 10 डिवाइड बाय 90, यह आएगा 5। अगर आप इन तीनों को ऐड करें ना तो ये आपका 45 होना चाहिए, जस्ट डबल चेक करने के लिए। मेरी रिमेनिंग इम्पेयरमेंट की अमाउंट भी 45 थी जिसको मैंने एलोकेट करना था। मैंने तीनों को एलोकेट कर देना है अपने एसेट्स में। अब सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये टेबल बनाया हुआ मैंने, इस टेबल को हम फॉलो कर लेते हैं। जो मैंने टेबल बनाया हुआ है वो ये ऑन नहीं हुआ, मैं तो ऑन किया था। अच्छा नेक्स्ट है, आ रही है समझ चलें। ब्रांड्स अगर हम लें यहाँ पे, ब्रांड्स की कैरिंग वैल्यू मेरे पास आ रही है 10, कैरिंग वैल्यू है। उसकी इम्पेयरमेंट है 5, वो मैं उसमें से माइनस करूंगा, तो उसकी रिमेनिंग जो वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी 5। ठीक है जी। इसी तरह बिल्डिंग भी देख लें, इसी तरह लैंड भी देख। बिल्डिंग की रिमेनिंग वैल्यू मुझे बताइएगा। बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं आप। 30 लैंड। बिल्कुल ठीक है।
इम्पेयर्ड वैल्यू यानी कि आफ्टर इम्पेयरमेंट इसकी रिमेनिंग वैल्यू, इम्पेयर्ड वैल्यू कह सकते हैं उसे, इम्पेयर्ड वैल्यू। ठीक है, इस तरह हम इसकी इम्पेयरमेंट जो है वो एलोकेट करेंगे। और आपका क्वेश्चन ये था, शो द इम्पैक्ट ऑफ द इम्पेयरमेंट ऑन 1 जनवरी 2008 20x8। इस तरह हम इसकी इम्पेयरमेंट की जो है इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे आपके क्वेश्चन में। अदर नेट एसेट्स में कोई इम्पेयरमेंट नहीं होगी, वो एज इट इज हमारे उसमें जाके ऐड हो जाए, सारे एसेट्स में जाके ऐड हो जाए। ठीक है, तो ये है हमारे टोटल 85 हो, बस यही आपने कैलकुलेट करना। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब नेक्स्ट वाली अंडरस्टैंडिंग भी फॉरन कर लेते हैं साथ ही, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद बेहतर हो जाए। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 5 की 5 ही है, उसमें है फिन्सबरी को हैज अ कैश जनरेटिंग यूनिट। ये पेज नंबर आप आ जाएं 88, पेज नंबर 88। वो है, फिन्सबरी को हैज अ कैश जनरेटिंग यूनिट दैट सफर्स अ लार्ज drop in income due to reduced demand for its products. An impairment review was carried out and the recoverable amount of the cash generating unit was determined at, ये recoverable amount उसने हमें दे दी है 100 million की। The assets of a cash generating unit had the following carrying amounts immediately prior to the impairment: goodwill आ गई, intangibles, property, plant, equipment, trade, inventory और trade receivables। आगे है, the inventory and trade receivables are considered to be included at their recoverable amounts। ठीक है, ये एट द रिकवरेबल अमाउंट्स का मतलब ये है कि वो ऑलरेडी रिकवरेबल अमाउंट्स पे है, तो हमें उससे इम्पेयर करने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट इट मींस, हमें इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स को इम्पेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी रिकवरेबल अमाउंट्स पे है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इंटेंजिबल्स वंस द इम्पेयरमेंट लॉस हैज बीन एलोकेटेड। वो इंटेंजिबल्स का पूछ रहा है, ये हमारे पास इंटेंजिबल्स आ रहे हैं, वो कह रहा है कि इसकी कितनी वैल्यू रह जाएगी इम्पेयरमेंट लॉस माइनस करने के बाद। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, कैरिंग वैल्यू मेरे पास आ रही है 140, रिकवरेबल अमाउंट इन सब की आ रही है मेरे पास 100। ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट मेरे पास आ गई 100 और कैरिंग वैल्यू आ रही है मेरे पास 140। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो है बेस, सॉरी 40 इम्पेयरमेंट, हाँ जो हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस आएगा बेसिकली, हाँ वो टोटल इम्पेयरमेंट लॉस जो आएगा उसको हम देख लेते हैं। लेकिन इसको एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस, अब ज़ाहिर है 140 इज ग्रेटर देन 100, तो मेरे पास 40 जो है इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। अब 40 इम्पेयरमेंट लॉस है। अब ये 40 जो है, सबसे पहले मैंने गुडविल इसमें से माइनस करना है, ऐसे ही है। 40 मेरे पास इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, उसमें से मैं गुडविल माइनस करूंगा, गुडविल आ रही है 25 माइनस करूंगा, रिमेनिंग अमाउंट आपके पास आ गई 15। अब ये 15 जो है मैंने इसको एलोकेट करना है बिटवीन द टू एसेट्स मेरे पास आ रहे हैं, इंटेंजिबल्स और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक, हाँ अब यहाँ पे इसको इसको एलोकेट करना है प्रोरेटा बेसिस पे। ठीक है, अब प्रोरेटा बेसिस पे इसको एलोकेट करना है। ठहरे मैं ना बोर्ड ऑन कर दूं।
अच्छा, अब यहाँ पे 40 में से 40 में से 25 निकला और 15 रह गया। ठीक है। अब 15 जो है मैंने कौन से दो एसेट्स में इस इम्पेयरमेंट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मुझे नाम बताइएगा। हाँ, एक मेरा इंटेंजिबल्स है, उसमें मैंने इसको करना है। एक है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये दो है हमारे एसेट्स में करना है। अब इन दो एसेट्स की मेरे पास कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है? इंटेंजिबल्स की आ रही है 60 और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की आ रही है 30। टोटल मेरे पास कैरिंग वैल्यू आ गई 90। ठीक हो गया, अब 90 मेरे पास कैरिंग वैल्यू आ गई। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करनी है इनटेंजिबल्स को मैंने कितना इम्पेयरमेंट लॉस एलोकेट करना है, क्योंकि आंसर क्वेश्चन में उसने यही पूछा हुआ है। अभी हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को इग्नोर कर देते हैं, हमने सिर्फ इंटेंजिबल्स का कैलकुलेट कर देता हूँ। अब 15 मेरे पास ये क्यों नहीं ऑन हो रहा है? एनीवेज, आपको समझ आ रही है? अच्छा, वेरी गुड। अब 60, 30 और 90 आ गया। अब यहाँ पे इंटेंजिबल्स को जब मैं इसको इम्पेयरमेंट लॉस को एलोकेट करूंगा तो उसका क्या होगा? 15 मेरा रिमेनिंग इम्पेयरमेंट लॉस है। इम्पेयरमेंट लॉस 15 को मैंने 15 मल्टीप्लाई, ऊपर क्या रखूं नीचे क्या रखूं? ऊपर क्या रखूं? इंटेंजिबल्स को कर रहा हूँ। हाँ, इंटेंजिबल्स की क्या वैल्यू रखूं? वेरी गुड। नीचे क्या रखूं? टोटल क्या है? नहीं नहीं, दो एसेट्स की वैल्यू 90, एग्जैक्टली 90। ठीक है, वेरी गुड। अब मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई इंटेंजिबल्स की इम्पेयरमेंट की? 15 मल्टीप्लाई 60 ओवर 90, 10। आपके पास बेसिकली 10 मिलियन आ गया इम्पेयरमेंट लॉस जो आपने इंटेंजिबल्स को देना है। ठीक हो गया, समझ आ गई? अब यहाँ पे भी समझ आ गई। अब यहाँ पे हो गया। अब इम्पेयरमेंट की कितनी रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी? 60 उसकी वैल्यू आ रही है, उसको इम्पेयरमेंट लॉस मैंने 10 दिया है, रिमेनिंग वैल्यू कितनी है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, उसका इंटेंजिबल्स की कैरिंग वैल्यू 60 है, उसको मैंने इम्पेयरमेंट लॉस उस पर कैलकुलेट किया अभी 10 मिलियन। तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी रह गई उसकी इम्पेयर्ड वैल्यू? 60 माइनस। अच्छा, मैं आपको दोबारा कर दूं। आपने 10 मिलियन निकाल लिया इंटेंजिबल्स का, ठीक है, वो समझ निकाल दी। अब ये जो आपने इम्पेयरमेंट का 10 मिलियन निकाला है ना, इसको मैंने अपने इंटेंजिबल्स का कैरिंग वैल्यू है उसमें से माइनस कर 50। ठीक है, ये रिमेनिंग अमाउंट है आफ्टर डिडक्टिंग दी इम्पेयरमेंट लॉस। जब भी आपने किसी भी एसेट का इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है थ्रू दिस मेथड, उसको आपने कैरिंग वैल्यू में से माइनस कर दें, तो फिर हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी। अब यही हमसे वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। अगर उसका क्वेश्चन पढ़े, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इंटेंजिबल्स वंस द इम्पेयरमेंट लॉस हैज बीन कैलकुलेटेड? हाँ जी, हाँ जी, माइनस कर दो। ठीक है, अब अगर आप इस आपको क्वेश्चन देखें, ये हमारे पास इंटेंजिबल्स की आफ्टर डिडक्शन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कितनी वैल्यू रहेगी? हाँ, कितनी रह गई है? 60 कैरिंग वैल्यू थी, 10 उसका इम्पेयरमेंट लॉस था, रिमेनिंग वैल्यू उसकी 50 है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? अब यही अगर आप क्वेश्चन में पढ़े, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इंटेंजिबल्स वंस द इम्पेयरमेंट लॉस हैज बीन एलोकेटेड, इसका मतलब ये है कि कैरिंग वैल्यू इंटेंजिबल्स की क्या होगी जब इम्पेयरमेंट लॉस एलोकेट कर देंगे या उसमें से माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग आपकी इंटेंजिबल्स की वैल्यू कितनी रह जाएगी? ठीक है, अभी हमने क्या कैलकुलेट किया? 50। तो आंसर क्या हुआ? बी। इसी तरह आपने इंटेंजिबल्स का कैलकुलेट किया है। अब मुझे बताइए कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की रिमेनिंग वैल्यू कितनी रह जाएगी आफ्टर डिडक्टिंग द इम्पेयरमेंट लॉस? वो भी साथ ही प्रैक्टिस हो जाए। टेक योर टाइम।
यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जो कैरिंग वैल्यू हो रही है और जो इम्पेयरमेंट लॉस, उसकी जो इम्पेयरमेंट वैल्यू, इम्पेयर्ड वैल्यू, कैरिंग वैल्यूज की हो रही है हमारे पास 30। इम्पेयरमेंट लॉस इसका जो आएगा, ठीक है, हमारे पास हम इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो हमारे पास 15 इम्पेयर्ड लॉस है जो हमने कैलकुलेट किया है। ये 15, 114 से 100 निकाला, 40 टोटल इम्पेयरमेंट लॉस था। 40 में से हमने गुडविल माइनस किया 25, पीछे बच गया 15। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई, हमारे पास कैरी वैल्यूज क्या है 30, इसको डिवाइड करेंगे टोटल से, जो कि है 90। तो मेरे पास यहाँ पे 5, ठीक है, 5। अब यहाँ मेरे पास जो टॉपिक वैल्यू है 30 है, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की इम्पेयरमेंट लॉस 5 है, तो रिमेनिंग इसकी वैल्यू है 25। ठीक है, डेट्स इट फॉर टुडे।